तो हमारा जो थ्योरम है, लेबनिज थ्योरम फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज। तो इसके पहले जो हमने जो पिछले क्लास में लेबनिज टेस्ट देखा है ना, ये उसी का प्रूफ है। या फिर कहें इस थ्योरम को पढ़ने के बाद आप लेबनिज टेस्ट पढ़ें तो और ज्यादा अच्छा है ना। तो लेबनिज थ्योरम के बाद जो लेबनिज टेस्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना, उसका ये थ्योरम का प्रूफ है। तो देखा जाए तो ये थ्योरम अपने को पहले प्रूफ कराना था, लेकिन मैं पहले इसको ध्यान नहीं दे पाया था। और थ्योरम आसान है ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर भी थ्योरम प्रूफ करने के लिए एक प्रॉपर वे जो होना चाहिए, उसकी तैयारी बहुत जरूरी है थ्योरम प्रूफ करने के लिए। तो चलिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट ऑफ दिस लेबनिज थ्योरम: इफ एन अल्टरनेटिंग थ्योरम, अल्टरनेटिंग सीरीज, और ये सीरीज क्या है हमारा, -1 to the power n minus 1 un, which is u1 minus u2 minus plus u3 minus u4 plus and so on, सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करता है, पहला कंडीशन un plus 1 is less than un for all n belongs to नेचुरल नंबर, है ना। इसको एक और तरीका से क्या लिखे थे कि न्यूमेरिकली इसके टर्म जो है उसके प्रीसीडिंग टर्म से क्या होंगे, हमेशा लेस देन होंगे, है ना। इसको पिछले क्लास में हम लोग इसको वर्ड के फॉर्म में लिखे हैं, मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ। एंड नंबर 2, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un, दिस इज इक्वल टू 0। यदि ये दोनों कंडीशन होल्ड होता है, देन द सीरीज -1 to the power n minus 1 un is convergent। ये जो दो कंडीशन यदि फुलफिल हो जाता है किसी भी अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, तो ये सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होगा। ये हमको प्रूव करना है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। और यही हमारा लेबनिज टेस्ट कहलाता है कि किसी भी अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए यदि ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाता है हमारा, तो जो सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज है वो आपका कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ध्यान दें, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमेशा पहली चीज तो ये कि हमको क्या गिवन है, इसको हमको हमेशा दिमाग में रखना है कि हमारा जो अल्टरनेटिंग सीरीज है और इसके जो टर्म्स हैं वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसको ध्यान देंगे, है ना। उसके बाद उसके nth टर्म का जो लिमिट है वो यहाँ पे 0 है। ये दो कंडीशन हमको गिवन है। देन वी हैव टू शो दिस अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। और इस सीरीज को हमको कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए कुछ विशेष इंपॉर्टेंट टर्म्स हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, जो पिछले सीक्वेंस में हम पढ़ के आए हैं। ध्यान दें, इसको प्रूफ करने के लिए, टू प्रूफ, ये चीजें अपने को दिमाग में रखना है ना, कैसे प्रूफ करना है। ये 3 पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे। और यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये 3 पॉइंट को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट प्रूफ पे आगे बढ़ना है। लेकिन हमको समझने के लिए, क्योंकि थ्योरम को हमको समझना है, टू प्रूफ दिस थ्योरम वी हैव टू नो सम प्रीवियस थ्योरम। कुछ पुराने थ्योरम जो हम सीक्वेंस से पढ़ के आए हैं उसको अपने को दिमाग में रखना है ना। पहला क्या चीज है, फर्स्ट जो है, अ सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, ध्यान देंगे, इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, एक मिनट में गड़बड़ हो रहा है, इस मिनट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट। ध्यान दें कि यदि हमको सीरीज यूएन को कन्वर्जेंट दिखाना है तो उसके लिए हमको किसको कन्वर्जेंट दिखाना पड़ेगा, इसका जो सम ऑफ पार्शियल सम होगा उसका जो सीक्वेंस बनेगा
वो सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट हो जाता है तो हमारा सीरीज भी, जिस सीरीज से आपका सीक्वेंस सीक्वेंस से जो सीरीज बना हुआ है, ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा पहले सीक्वेंस होता है उसके बाद सीरीज होता है, तो सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है तो उस सीक्वेंस से बना जो सीरीज होगा वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये पहला पॉइंट। नंबर 2, मतलब हमको इस सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूव करने के बजाय उसका जो सम ऑफ पार्शियल सम है एस एन, इसको हमको कन्वर्जेंट दिखाना है। अब ध्यान दें, अब इस एस एन को कन्वर्ट दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले हम पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस। कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, सो टू कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, टू कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस आर converge to same limit, then sequence Sn is also converge to that limit। ध्यान दें, एस एन का यदि हम कोई सब सीक्वेंस ले लें, और वो कैसा सब सीक्वेंस, कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस पढ़ाए हो, ध्यान देंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लो तो 5 मिले, लेकिन जब दोनों को आप ऐड कर दो तो पूरा का पूरा सीक्वेंस हमको मिल जाए, ऐसे 2 सब सीक्वेंस को हम कम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस कहते हैं। तो यदि ये दोनों सब सीक्वेंस किसी एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, या दोनों का लिमिट सेम मिलता है, ऐसा भी बोल सकते हो, तो वो जिस सीक्वेंस से सब सीक्वेंस बना है वो सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट जो हम इसमें यूज करेंगे, और वो क्या है, अब ये जो सब सीक्वेंस है इसको हमको कन्वर्ज प्रूफ करने के लिए इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव दिखाना पड़ेगा। मोनोटोनिकली increasing sequence is convergent if and only if and only if it is बाउंडेड above। अब आपका ये होमवर्क रहेगा कि इन थ्योरमों को आपको पिछले वाले में आपको सर्च मार के देखना है। ध्यान दें, यदि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो होना चाहिए, और यदि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो कन्वर्जेंट होने के लिए उसको बाउंडेड एबव होना चाहिए, दोनों तरफ से चलेगा, है ना। यदि कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड एबव है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट है तो ऑटोमेटिक वो बाउंडेड एबव हो जाएगा, ऐसा दोनों तरफ से, है ना। तो जो भी सीक्वेंस हम लेके चलेंगे यहाँ पे, जो सम ऑफ पार्शियल सम हम लेके चल रहे हैं एस एन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पार्शियल सम कंसीडर करेंगे, इसके 2 सब सीक्वेंस लेके चलेंगे, और वो कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सम सीक्वेंस यदि सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर जाता है तो हमारा एस एन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ध्यान देंगे, और एस एन यदि कन्वर्जेंट हो जाता है तो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये इसका प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का। बताइए हम क्या करने वाले हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, समझ आया कि सभी को। तो प्रूफ एक्चुअल में हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस थ्योरम का प्रूफ हम करने क्या जा रहे हैं, मैं उसका थोड़ा सा रूपरेखा बताया इसके पहले में। तो लेट समीशन -1 to the power n-1 u and b an alternating series, then sum of ऐसा लिखो, then partial sum of sequence is क्या हो जाएगा इसका, एस एन दिस इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस एंड सो ऑन प्लस -1 to the power n-1 into un।
ये हमने यहाँ पे इस सीक्वेंस का पार्शियल सम ले लिया Sn। अब यदि ये कन्वर्जेंट हो जाता है तो हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ करने का जो वे है, जिस रास्ते से हम जाएंगे प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस Sn को कन्वर्ट प्रूफ करने के लिए इसके दो सब सीक्वेंस हम लेके चलते हैं जो कि क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। वी नो दैट if S2n and sequence S2n plus 1 are converges to same limit, then sequence Sn is also convergent। और ये दोनों क्या है हमारे, ये सब सीक्वेंस है ना, देख लो S2n और ये 2n+1, ये दोनों सब सीक्वेंस है किसके, Sn के। तो Sn भी कन्वर्ज हो जाएगा यदि S2n और S2n+1 किसी सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर जाते हैं तब। अब देखिए, नाउ हम S2n लेके चलते हैं, ध्यान देना। अब S2n और S2n+ को सेम लिमिट पे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान देना। ये जो सब सीक्वेंस हम लेके चल रहे हैं S2n, इसको हमको कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं, देख लो। हमने पहले लिया Sn और इसके दो सब सीक्वेंस हमने दिखा दिया S2n और S2n+1। यदि S2n किसी लिमिट पे कन्वर्ज करता है L पे, तो हमको शो करना पड़ेगा कि S2n+1 भी कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, L पे। तो यदि ये दोनों सब सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाते हैं तो हमारा Sn भी क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। और यदि Sn कन्वर्ज कर जाता है तो हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सब सीक्वेंस हमने लिया हुआ है S2n S2n+1, इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो हमने तीसरा स्टेटमेंट लिखा था अभी इसको प्रूफ करने के पहले, कि इसको हमको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड एबव दिखाना पड़ेगा, बाउंडेड एबव। ध्यान दीजिए, यदि हमारा कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मतलब किसी छोटे वैल्यू से स्टार्ट होगा और ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन यदि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी हमको नहीं पता, लेकिन उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी हम तो ये बता सकते हैं ना। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते, लेकिन मिनिमम वैल्यू तो बता सकते हैं। क्या है यहाँ पे 1, मतलब ये क्या हो गया, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाई 1, है ना, हमको बाउंडेड बिलो मिल गया 1 पे। और यदि इसको हम बाउंडेड अबव दिखा पाए, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, तो आप देख पा रहे हैं ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो हमारे पास थ्योरम था कि यदि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है और ये क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड एबव होना चाहिए, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो होना चाहिए। तब वो सीक्वेंस क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जेंट हो जाता है। तो ये जो सब सीक्वेंस हम कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस लेके चल रहे हैं, इसी के थ्रू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड एबव दिखा के हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्जेंट दिखाएंगे। और जैसे ये कन्वर्जेंट होगा दोनों सब सीक्वेंस, तो Sn कन्वर्जेंट होगा, और Sn यदि कन्वर्जेंट होगा तो हमारा जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये जो हम करने वाले हैं, मैं उसका थोड़ा सा डील किया, इसको कैसे थ्योरम का यूज करके, जो पिछले सीरीज में हम पढ़ के आए हैं, है ना। याददाश्त के लिए आप चाहें तो पिछले वीडियो वगैरह जो हम पढ़ाए हैं उसको आप लोग देख सकते हैं, है ना, दोबारा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले S2n को बाउंडेड मोनोटोनिकली दिखाएंगे पहले, उसके बाद उसको बाउंडेड दिखाएंगे। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड दोनों हो गया तो ऑटोमेटिक हमारा जो सब सीक्वेंस 2n है S2n, वो क्या होने वाला है, ये होने वाला है आपका कन्वर्जेंट। तो S2n को हम पहले डील करते हैं। S2n क्या चीज है, देखिए ये S2n है आपका U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस, ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। अब ध्यान देंगे, हमारा जो इवन टर्म है वो सभी नेगेटिव नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो लास्ट में जो मिलेगा वो माइनस U2n मिलेगा, लेकिन उसके जस्ट पहले वाला U2n-1 मिलेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सभी को, बहुत बढ़िया। अब इसी में यदि S2n+2 हम डिफाइन करना चाहें,
दो टर्म और आगे लेके करना चाहें तब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस, ये ऐसे आगे बढ़ता गया। अंतिम टर्म हमारा क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे, ये होगा u2n प्लस 2। जब ये 2n आपका -2n तक जा रहा है तो s2n प्लस 2 भी -u2n माइनस 2 तक जाएगा। उसके जस्ट पहले क्या होगा, u2n प्लस 1 होगा, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके जस्ट पहले क्या होगा, -u2n होगा। उसके जस्ट पहले क्या होगा, पॉजिटिव में u2n माइनस 1 होगा। देखिए 2n के बाद एक और अधिक टर्म हमने ले लिया, कौन सा, 2n प्लस 1। उसके बाद एक और अधिक टर्म हमने ले लिया 2n प्लस 2। तो यदि ये 2n है तो उसका पिछला टर्म क्या होगा, 2n माइनस 1 होगा, ये ऐसा। और यदि इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इफ s2n प्लस 2 माइनस s2n कर दें, तो ध्यान देंगे आप, यदि इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से देखिए ये आपका u1 से कैंसिल हो जाएगा, -u2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कैंसिल होते होते प्लस u2n माइनस 1 और -u2n प्लस u2n माइनस u2n से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और लास्ट की केवल दो टर्म हमारे पास बचेगा, ये वाला, जो कि क्या है, u2n प्लस 1 माइनस u2n प्लस 2। 2n और 2n प्लस 2 का जो पार्शियल सम है और उसमें जो हमको सीक्वेंस जो सीरीज मिल रहा था उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास एक निष्कर्ष मिला, ये u2n माइनस u2n प्लस 2, और दोनों एक दूसरे के लगे हुए टर्म है ना, जस्ट 2n प्लस 1 के बाद 2n प्लस 2 आएगा। अब ध्यान देंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्योंकि ऑलरेडी कह चुका है, सिंस un प्लस 1 इज लेस देन un, कि ये हमारा जो अल्टरनेटिंग सीरीज कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसके टर्म जो है क्या रहेंगे, घटते क्रम में रहेंगे, मतलब बाद वाला टर्म बड़ा होगा पहले वाले टर्म से, या पहले वाला टर्म बड़ा होगा बाद वाले टर्म से। पहले वाला टर्म क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़ा हो रहा है, ध्यान देंगे, क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो 2n प्लस 1 पहले आएगा और 2n प्लस माइनस प्लस 2 बाद में आएगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, ऑलरेडी दे चुका है ना, इफ un प्लस 1 इज लेस देन un बोला है, तो इसके सारे टर्म तो ऐसे ही जाएंगे ना, बाद वाले टर्म छोटे होते जाएंगे। तो पिछले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो ये आपका s2n प्लस 2 माइनस s2n इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर l बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हम जान रहे हैं कि जब पहला टर्म बड़ी वैल्यू हो जाए, इसको और क्या लिख सकते हैं, s2n प्लस 2 इज ग्रेटर देन s2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से समझ में आता है कि ये जो s2n है सीक्वेंस हमारा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। हम सीक्वेंस को क्या ले लिए, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमने दिखा दिया मोनोटोनिकली। अब इसको दिखाना है कि ये बाउंडेड भी है। तो बाउंडेड दिखाने के लिए हमको क्या लेके चलना पड़ेगा, देखिए बाउंडेड के लिए कुछ और चीजें हमको, अच्छा बताइए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं, हेलो। Yes. बाद वाला टर्म बड़ा होते जा रहा है ना, देखिए 2n प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2n, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब बाउंडेड दिखाने के लिए फिर से हमको कुछ नया टर्म हमको लेके चलना पड़ेगा, और वो क्या चीज है, देखो अगेन s2n, इसको हम लिख सकते हैं u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस एंड सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा -u2n और यहाँ पे आ जाएगा प्लस u2n माइनस 1। अच्छा इसके जस्ट पहले और क्या मिलेगा, -u2n माइनस 2 मिल जाएगा, ध्यान दो।
2n के पहला वाला टर्म 2n-1, उसके पहला वाला टर्म u2n-2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं समझ में आ जाएगा। देखिए un माइनस u1 के बाद जितने भी टर्म्स है ना, मैं सभी से क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस जब कॉमन लूंगा तो देखिए u2 पॉजिटिव हो जाएगा और u3 नेगेटिव हो जाएगा, और ये दोनों को मैं एक साथ लिख दिया। अगला में माइनस u4 पॉजिटिव हो जाएगा और u5 नेगेटिव हो जाएगा, माइनस u5। तो मैं ऐसा पेयर बना रहा हूँ, है ना। ऐसा नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u6 माइनस u7 हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास आएगा प्लस u2n-2 माइनस u2n-1, और लास्ट में जो माइनस u2n है, माइनस जब कॉमन जाएगा तो प्लस u2n बच जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, बस इसी चीज को समझना है यहाँ पे। अभी हमने कहा कि un+1 इज लेस देन un। पहले वाला टर्म बड़ा है, तो ध्यान देंगे, यदि यहाँ पे हम u2 माइनस u3 करें, u2 माइनस u3 करें, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, u3 इज लेस देन u2। u2 बड़ा होगा, तो u2 में यदि हम u3 को माइनस करें तो ये कौन सा वैल्यू देने वाला है, पॉजिटिव। सेम केस u4 माइनस u5 करेंगे तब भी हमको यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, और ऑलरेडी u2n तो हमारा पॉजिटिव ही मिल गया। जैसे ही हमने un क्या निकाला, में माइनस कॉमन निकाला u1 में। तो यदि इसका मतलब ये है कि इस सीरीज में u1 जो है बड़ी वैल्यू है और सारी वैल्यू छोटे होते जा रही है, सीधी सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कंडीशन गिवन है कि un+1 इज लेस देन un फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंस कर सकते हो यहाँ पे, तो ऐसा होगा। तो ध्यान दें, इन सारे पॉजिटिव टर्म्स को यदि हम u1 से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये जो s2n का जो वैल्यू होगा, जाहिर सी बात है u1 से क्या मिलेगा, हमको छोटा मिलेगा। देख लो कहा क्या रहे हैं हम, कि 5 को यदि हम 5-3 कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है ये 5 है जो लेस देन 5 मिलेगा कि नहीं यहाँ पे, और ये वैल्यू क्या है आपका 2 है। उल्टा कर दिया क्या, उल्टा कर दिया क्या, u1 से छोटा मिलेगा ना, क्योंकि s2n इन सब का सम है। यहाँ पे उल्टा कर दिया, ये जो s2n है इन सब का प्लस माइनस वाला टर्म है, ध्यान दो, है ना। तो इस s2n में इतना सब हम वैल्यू यदि हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे u1 ही तो मिल रहा है क्या। तो इसको हम क्या लिखेंगे, s2n इज लेस देन u1 लिखेंगे। बताइए ये वाला टर्म समझ आएगा सभी को। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका क्या है, u1 है, सबसे बड़ी वैल्यू। क्लियर हुआ जी ये वाला पॉइंट। तो यदि s2n किसी फिक्स्ड वैल्यू u1 से क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, यहाँ पे लिखो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, therefore sequence s2n is बाउंडेड एबव। ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड एबव हो गया, हेंस 2n इज क्या क्या है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली हमने इंक्रीजिंग दिखाया, प्लस इसको हमने बाउंडेड एबव भी दिखा दिया। तो यहां से देखो, सीक्वेंस s2n इज कन्वर्जेंट। यदि सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट हो जाता है, ये सीक्वेंस हमारा क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, तो ये किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो क्या लिख देते हैं इसको, से लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट s2n दिस इज इक्वल टू l। ये पॉइंट l पे मान लिया जाए, ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो हमने इसका एक और सब सीक्वेंस लेके चला हुआ है, वो है s2n+1, और इन दोनों को ही एक ही पॉइंट l पे हमको क्या दिखाना है, कि ये उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं। अगला जो हमको क्या दिखाना है कि s2n यदि l पे कन्वर्ज कर रहा है, तो s2n+1 भी l पे कन्वर्ज करेगा। यदि हम ये दिखा पाते हैं तो दोनों सब सीक्वेंस एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, और ऑटोमेटिक जिससे ये सब सीक्वेंस बना है वो क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा।
ऑलरेडी पहले भी रूपरेखा बता चुका हूं। नाउ we have to show sequence S2n plus 1 also converges to पॉइंट एल। एल पे ये भी कन्वर्ज करता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंस S2n+1 को कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, ये होगा U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस U5, ऐसे चलते जाएंगे। और लास्ट में क्या होगा, ये ध्यान देना, 2n हमारा इवन नंबर है तो 2n+1 क्या होगा, ऑड नंबर। और ऑड नंबर यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, 1 3 5 सभी पॉजिटिव है, तो ये 2n+1, तो इसके पहले वाला माइनस U2n हो जाएगा। यहाँ तक तो सभी समझ में आ ही गया होगा। अब आप ध्यान दें, यदि U1 माइनस U2 U3 से लेकर U2n तक चलें तो ये ऑलरेडी हमको क्या दे रहा है, ये आपको देगा S2n, और प्लस में क्या मिल गया हमारा, U2n+1। ध्यान दें, ये आपका यहां से लेकर यहां तक माइनस U2n तक क्या है, ये S2n है। तो हमको मिल गया S2n+1 को हमने S2n के पदों में व्यक्त किया। अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट ले ले रहे हैं, दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट S2n+1 दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये S2n में भी लिमिट लग जाएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट U2n+1 में भी लिमिट लग जाएगा। अभी हमने प्रूव किया कि 2n कहाँ पे कन्वर्ट करता है, L पे, प्लस। अब यहाँ पे देखिए लिमिट U2n+1, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलरेडी इफ हमको क्या क्या गिवन है, ध्यान देना, हमारा जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, पहला। दूसरा किसको करता है कि यदि हम n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करें, un इक्वल टू क्या देता है, 0 होता है, ये फॉर ऑल n के लिए है। तो ये 2n+1 भी कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, 0 पे कन्वर्ट करेगा। ध्यान दो, दूसरा पॉइंट हमको फुलफिल कराना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है और उसका लिमिट क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है, तो U2n+1 का भी लिमिट क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट S2n+1 की लिमिट भी क्या मिल गई हमको, L मिल गई। देखिए ये, तो यहां से लिखेंगे आप, सिंस सीक्वेंस S2n एंड सीक्वेंस S2n+1 both converges to same limit L, this implies Sn also converges to L, it means सीक्वेंस Sn is convergent हो गया। और जैसे ही ये सीक्वेंस कन्वर्ज हो जाएगा तो ये सीक्वेंस जिस सीरीज से मिला हुआ है हमको, या इस सीक्वेंस से जो सीरीज बना है UN is also convergent। बताइए थ्योरम समझ आया क्या। हेलो मानसी, थ्योरम समझ आया जी। जी सर। आसान लगा ना थ्योरम, जरूर लेंदी है लेकिन प्रक्रिया आसान है, ठीक है। जी सर। ठीक, चलिए इसी पे एक और थ्योरम है जो कि ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है ना। वो क्या है कि यदि हमारा कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। लेकिन इस स्टेटमेंट का जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। वन मोर थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहता है, एवरी
absolutely series is convergent, but converse may not be true। जरूरी नहीं है कि कन्वर्स उसका हमेशा ट्रू हो, है ना। यदि हमारे पास कोई सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ऑटोमेटिक कन्वर्जेंट हो जाता है, लेकिन यदि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, है ना। तो इसके प्रूफ का पहला वाला जो पार्ट है उसको हम प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, लेट सीरीज यू एन इज नहीं बी लिखो, बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, इसको हम लिखेंगे सिग्मा मॉडुलस यू एन इज कन्वर्जेंट। ध्यान दें, और कन्वर्जेंट के डेफिनेशन से जो हमारे पास कॉची का जो जनरल प्रिंसिपल है, ध्यान देना, यहाँ पे एक हम लास्ट में जो पिछला सीक्वेंस में जो हम पढ़े थे कॉची का जनरल प्रिंसिपल लास्ट वाला, है ना। देन बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ये क्या है, और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ये क्या कहता है, ध्यान दो, ध्यान देना कि मॉडुलस un हमारा कन्वर्जेंट है, तो मॉडुलस un प्लस 1 प्लस मॉडुलस un प्लस 2 प्लस एन सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे एक टर्म मिलेगा un प्लस पी, और इसका जो मॉडुलस होगा वो हमेशा लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m एंड p इज ग्रेटर देन 0। ये कॉची का जनरल प्रिंसिपल पढ़ के आए हैं। यदि ध्यान दो, यहाँ पे हम मॉडुलस un की बात किए हैं, इसलिए मॉडुलस un प्लस 1 मॉडुलस un प्लस 2 मॉडुलस un प्लस p लेके चले हैं और इसका मॉडुलस लिखे हैं। यदि हम un को कन्वर्जेंट की बात करते तो ये जो अंदर में मॉडुलस लगा हुआ है ना वो वहां से रिमूव हो जाता, हट जाता, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ध्यान दें, ऑलरेडी ये मॉडुलस को सम करने के बाद मॉडुलस है, तब भी ये बाहर वाला मॉडुलस को हटा दे तब भी ये वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज मॉडुलस हटा के भी लिख सकते हैं इसको ऐसा, un प्लस 1 प्लस un प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस un प्लस p is less than epsilon for all n is greater than or equal to m, p is greater than 0। एक फिक्स्ड वैल्यू m के बाद आप कोई भी दो टर्म ले लो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो एप्सिलॉन होता है। ये है आपका कॉची जनरल प्रिंसिपल, यदि कन्वर्ट करता है किसी पॉइंट पे तो हमारा सीक्वेंस। अब ध्यान दें इसी में, बट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं un प्लस 1 प्लस un प्लस 2 प्लस un प्लस 3 अप टू un प्लस p। ये जो हमारा इनइक्वलिटी वाला जो रिलेशन है ये क्या हो जाता है, लेस देन आर इक्वल टू un प्लस 1 मॉडुलस un प्लस 2 मॉडुलस मॉडुलस un प्लस p हो जाता है ना। हम थोड़ी देर के लिए इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ये जो इक्वेशन 2 है ना ये केवल इनइक्वलिटी वाला कंडीशन है, कौन सा, x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, ठीक है। और पहला वाला जो हम यूज किए वो क्या यूज किए उसको भी देखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्या होता है कि मॉड मॉड x प्लस मॉड y ऐसा लिखे हैं ना, तो इसके जगह में हम क्या किए हैं इसको, भाई ऑलरेडी मॉडुलस वैल्यू को ऐड करके उसका फिर मॉडुलस निकाले हैं तो दोनों का वही मतलब है, तो मॉड x प्लस मॉड y ही लिख सकते हैं इसको एप्सिलॉन। तो ये इसको हमने इक्वेशन 1 माना है, और ये आपका इक्वेशन 2 है जो रेड कलर जो मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ ये इनइक्वलिटी को समझाने के लिए, ठीक है, ये ऐसा हुआ है। अब
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देख लीजिए इक्वेशन 1 और 2 से क्या कर सकते हैं हम, मॉडुलस un है, ये कन्वर्जेंट है। तो ये यदि कन्वर्जेंट है हमारा, तो un के बाद के जितने भी जो टर्म होंगे उनका जो मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है ना। तो मॉडुलस un है तो मॉडुलस un प्लस 1 मॉडुलस un प्लस 2 के टर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम मॉडुलस un को अभी हम कन्वर्जेंट लेके चले हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लेके चले हैं। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि un का मॉडुलस भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो un का मॉडुलस यदि कन्वर्जेंट हो रहा है तो उसके मॉडुलस का जो सम होगा और फिर उसका जो मॉडुलस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, p इज ग्रेटर देन 0, है ना। किसी फिक्स्ड वैल्यू m के बाद के जितने भी टर्म्स आएंगे, है ना, उनका जो सम है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, या फिर उसके लिमिट में हम माइनस करेंगे तो वो क्या होगा हमारा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, ऐसा। तो मॉडुलस को सम करके हमने फिर से मॉडुलस निकाला है, तो ऑलरेडी उसके मॉडुलस के सम की इक्वल होगा वो हमेशा, क्योंकि ऑलरेडी तो ये हमको पॉजिटिव वैल्यू ही देता है ना। तो सेकेंड वाला जो लाइन है वो क्या हो गया, यहाँ से हम बाहर वाला जो मॉडुलस है उसको यहाँ से हटा दिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेस देन एप्सिलॉन, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जो इनिक्वलिटी होता है हमारा, है ना, un प्लस 1 un प्लस 2 सबका सम का जो मॉडुलस होगा वो अलग अलग मॉडुलस के सम के क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन 2 का जो दायां साइड है, ये दायां साइड इक्वेशन नंबर 1 है, देख लो। इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वेशन 1 है पूरी तरह से, तो उसके जगह में हम क्या यूज कर सकते हैं, एप्सिलॉन यूज कर सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर फॉर्म एंड 1 वी विल गेट un प्लस 1 प्लस un प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन un प्लस p, और इस इक्वेशन 2 के राइट साइड के जगह में हम इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करेंगे और वो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n is greater than or equal to m and p is greater than 0। देखिए तो इक्वेशन 1 के पहले वाले टर्म को देखो, तो ये मॉडुलस un के कन्वर्जेंट होने का शर्त है, ये कंडीशन है। अब बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम हमको यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 से मिल गया विदाउट मॉडुलस, बिना मॉडुलस के हमको मिल गया। तो यहाँ से क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि सीरीज un इज कन्वर्जेंट। बताइए ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि यदि कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। बताइए चीजें क्लियर हुआ क्या। हेलो। जी सर। चीजों को समझिए आप लोग, एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा मेरी संतुष्टि के लिए, कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि un कन्वर्जेंट है ना, un क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये un प्लस 1 प्लस un प्लस 2 एंड सो ऑन un प्लस p का जो मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा यदि un आपका कन्वर्जेंट है। अच्छा, यदि मैं कहता हूँ कि मॉडुलस un कन्वर्जेंट है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, है ना, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m वाला, कहाँ तक जाएगा, p तक जाएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए। अच्छा, मॉडुलस un कन्वर्जेंट है यदि मैं कहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मॉडुलस तो रहेगा ही लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन इस un के जगह में ये मॉडुलस un चूंकि हमारा कन्वर्जेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये मॉडुलस un प्लस 1 से रिप्लेस हो जाएगा, बस ये ऐसा, प्लस मॉडुलस un प्लस p। तो थ्योरम हमारा क्या था, ये दिया हुआ है मॉडुलस वाला कन्वर्जेंट है, तो हमको un को कन्वर्जेंट दिखाना था, तो un को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। और देखिए ये हमको मिल गया यहाँ पे, ये un प्लस 1 un प्लस 2 मॉडुलस हट गया, तो किसके लिए मॉडुलस हटा, un के लिए, तो un आपका कन्वर्जेंट हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है जिसका कन्वर्स स्टेटमेंट जरूरी नहीं है ट्रू हो, तो कंट्राडिक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल को हम सॉल्व कर देते हैं और बता देते हैं
कि ये कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्स पार्ट में एक आप सीरीज लेके चलो 1 - 1/2, बहुत ही आसान सा, -1/4 एंड सो ऑन। तो बाय द लेबनिज टेस्ट हियर un plus 1 is less than un और all n belongs to natural number, जितने भी n है सभी के लिए ये क्या है आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। नंबर 2, यदि आप इसका लिमिट निकाल दो nth टर्म का तो आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n दिस इज इक्वल टू 0 बाई लेबनिज टेस्ट। सो बाई लेबनिज टेस्ट दिस series is convergent. नाउ अब हमको बताना है कि इसका मॉडुलस वैल्यू जो कन्वर्जेंट नहीं है, तभी तो हम कहेंगे कि कन्वर्जेंट है, तो जरूरी नहीं है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, है ना। तो इसके लिए समीशन un ले लेते हैं और ये क्या देगा आपको 1 + 1/2, पूरा पॉजिटिव टर्म ले लेना है ना अपने को, +1/n प्लस से आगे बढ़ते जाएगा, इज डाइवर्जेंट बाई पी सीरीज टेस्ट से ये क्या हो गया, पी सीरीज टेस्ट से ये आपका हो गया डाइवर्जेंट। कैसे डाइवर्जेंट हो गया, हमारा जो सीरीज होता है वो 1/np के फॉर्म में होता है, और यदि p की वैल्यू 1 हो जाए तो डाइवर्जेंट हो जाता है, और लेस देन 1 हो जाए तब भी डाइवर्जेंट होता है। तो p की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे 1, तो p की वैल्यू 1 जैसे ही हो रही है तो ये जो सीरीज है ये क्या हो गया आपका डाइवर्जेंट, मतलब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो इस स्टेटमेंट से क्या प्रूफ होता है कि यदि हमारा कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए, सॉरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट।